नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सृजन आईएएस। सृजन आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में और वहीं तक पढ़ेंगे जब उनके उत्तराधिकारियों की मराठा साम्राज्य में प्रभावशाली भूमिका थी, क्योंकि उसके बाद पेशवाओं का शासनकाल चालू हो जाता है। उसे हम अलग सेगमेंट में देखेंगे। तो शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो जाती है। उनकी मृत्यु के साथ ही औरंगजेब को ऐसा लगा कि दक्षिण में मुगल साम्राज्य के विस्तार के मार्ग में उनका सबसे बड़ा जो रोड़ा था, बाधा थी, वह समाप्त हो गई है। तो उसके बाद से ही औरंगजेब ने अपने अभियान तेज कर दिए और मराठाओं पर दबाव बढ़ाना चालू कर दिया। और इसी के साथ मुगल अत्याचार के विरुद्ध मराठाओं का स्वतंत्रता संघर्ष चालू हो जाता है। और वो तब तक चालू रहता है जब तक कि शिवाजी के पौत्र यानी शाहू शाहू जी को मुगलों ने छत्रपति के रूप में स्वीकार नहीं कर लिया। फिर आगे चल के पेशवाओं के अधीन मराठाओं का उत्कर्ष होता है। फिर मराठा उत्तर भारत की राजनीति में भी प्रभावशाली भूमिका निभाते रहे हैं, जब तक कि पानीपत का तृतीय युद्ध नहीं हो जाता है। फिर आगे चल के अंग्रेजों का भी काल आता है। अंग्रेजों से भी लगातार संघर्ष करते रहते हैं और अंततः हम जानते हैं कि मराठा साम्राज्य भी ब्रिटिश ब्रिटिश एम्पायर का एक हिस्सा बन गया था। तो चलिए, शिवाजी के बाद उनके सबसे पहले जो उत्तराधिकारी थे वे थे संभाजी। तो वैसे तो शिवाजी की दो पत्नियां थी, एक थी साईबाई और एक थी सोराबाई। इन दोनों से ही एक एक पुत्र उत्पन्न हुए। साईबाई से संभाजी पैदा हुए और सोराबाई के पुत्र थे राजा राम। तो जैसा कि हमें इतिहास मिलता है उसके अकॉर्डिंग संभाजी को बताया गया कि वे एक उच्च श्रृंखल व्यक्ति थे, विवेकहीन व्यक्ति थे। शिवाजी भी उनसे परेशान थे और अपनी मृत्यु के अवसर पर या मृत्यु के आसपास जो संभाजी थे वे पन्हाला के किले में बंद थे। शिवाजी ने पन्हाला के किले में कैद रखा था। और जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तब मराठा सरदारों ने संभाजी को नहीं बल्कि राजा राम को छत्रपति यानी राजा घोषित कर दिया था। फिर उसके बाद संभाजी कैद से बाहर आते हैं और ये जो षड्यंत्र किया गया था मराठा सरदारों के द्वारा उसको वे असफल करते हैं और छत्रपति की जो गद्दी है उस पर अधिकार कर लेते हैं। कुल मिला के शिवाजी की मृत्यु के बाद स्थिति कुछ ऐसी बनी जिससे मराठा राज्य में आंतरिक फूट पड़ गई, क्योंकि बहुत से मराठा सरदार वो संभाजी को छत्रपति के रूप में नहीं देखना चाहते थे। तो वही मैंने बताया कि शिवाजी की दो पत्नियों से उत्पन्न दो पुत्र संभाजी और राजा राम के बीच उत्तराधिकार का विवाद खड़ा हो जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो संभाजी का जो दरबार है वह उस समय षड्यंत्र और गुटबाजी का अखाड़ा बन गया था। इन सब वजह से संभाजी मराठा सरदारों पर विश्वास नहीं करते थे। इसकी वजह से उन्होंने उत्तर भारतीय ब्राह्मण कवि कलश जो कि उज्जैन से थे, उज्जैन के एक ब्राह्मण थे, उनको अपना सलाहकार नियुक्त किया और इन्हीं के ही सलाह या परामर्श के अनुसार ही वो शासन कर रहे थे। और उनको उन्होंने कवि कलश को संभाजी ने प्रशासन का सर्वोच्च अधिकार सौंप दिया था। और इस कारण भी अन्य मराठा जो सरदार थे जिनसे मतभेद था तो उनसे और ज्यादा मतभेद उत्पन्न हो गए, कटुता आ गई। इस प्रकार संभाजी के समय में ही हम देखें तो अष्टप्रधान में विघटन हो गया था, क्योंकि कवि कलश को उन्होंने बीच में ला दिया था।
अब इनके काल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है, वह यह है कि 1681 के आसपास औरंगजेब का एक पुत्र था अकबर। तो शहजादा अकबर ने औरंगजेब से विद्रोह कर दिया, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। और मारवाड़ के एक सेनापति थे, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, दुर्गादास ठाकुर। तो दुर्गादास ठाकुर के साथ ये सहायता मांगने के लिए संभाजी के पास में आते हैं और संभाजी ने उनको शरण भी दी और इससे औरंगजेब इनसे रुष्ट हो गया, नाराज हो गया। तो इन दोनों की मैत्री औरंगजेब के लिए बहुत ही घातक हो सकती थी, तो इसलिए इनको समाप्त करने के लिए, इनको कुचलने के लिए औरंगजेब खुद दक्षिण में प्रस्थान करते हैं और इनके ऊपर एक के बाद एक आक्रमण करना चालू कर देते हैं। इस दौरान संभाजी शरण तो दे दिया इनके विद्रोही पुत्र को, लेकिन कोई ठोस नीति औरंगजेब के विरुद्ध तय नहीं कर पाते हैं और एक तरह से इन्होंने एक सुनहरा मौका गवा दिया था। फिर संभाजी को दक्षिण के कुछ राज्य थे, सल्तनतें थी, उनसे सहायता मिल सकती थी। तो औरंगजेब तो कूटनीतिक तो था ही, तो सबसे पहले दक्षिण के जो दो राज्य थे जिनसे सहायता मिल सकती थी वो थे बीजापुर और गोलकुंडा। तो औरंगजेब ने इन दोनों पर कब्जा कर लिया। दक्षिण में ही सहायता का एक मार्ग हो सकता था जंजीरा के सीधी, तो सीधियों को भी अपने पक्ष में कर लिया और पुर्तगाली थे, पुर्तगाली भी ठीक ठाक शक्तिशाली थे, तो इनको भी अपने पक्ष में मिलाकर सहायता का मार्ग बंद कर दिया। और इसी के साथ अभियान और तेज कर दिया। अकबर के द्वारा एक सुझाव दिया गया संभाजी को कि क्यों ना जब मौका आया कि ये अवसर को भांप कर अकबर ने संभाजी को सजेशन दिया कि मुगल छावनी पर आक्रमण करके औरंगजेब को बंदी बना लिया जाए। तो संभाजी ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया, तो एक तरह से कहा जाता है कि एक मौका और गवा दिया। अनेक स्थानों पर अब संभाजी पराजित होते रहते हैं, एक के बाद एक पराजित होते रहते हैं। तो एक दुर्ग था, यहाँ नहीं है, संगमेश्वर का दुर्ग। संगमेश्वर के दुर्ग में संभाजी कवि कलश और अपने अन्य मराठा सरदारों के साथ अपने आप को वहां पर सुरक्षित कर लेते हैं, वहां पर शरण ले लेते हैं। और इसी दौरान औरंगजेब ने अपने मुगल सेनापति मुकर्रब खां को उनके विरुद्ध अभियान में भेजा, इनको पकड़ के लाने के लिए। तो फरवरी 1689 में संभाजी और कवि कलश को मुगल सेनापति मुकर्रब खां ने बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद इनको औरंगजेब के सामने पेश किया जाता है। औरंगजेब ने इन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए और इस्लाम कबूल करने के लिए कहा। तो ये बात तो इनको बिल्कुल ही नागवार गुजरी, इन्होंने साफ इनकार कर दिया। और कहा जाता है कि संभाजी के द्वारा कुछ अपशब्द भी किए गए, बोले गए या कुछ ऐसा कहा गया जिसकी वजह से औरंगजेब नाराज हो गया, क्रुद्ध हो गया और इसकी वजह से औरंगजेब ने संभाजी और कवि कलश की हत्या करवा दी, मृत्यु दंड दे दिया। फिर बाद में उनकी राजधानी रायगढ़ पर कब्जा करने के लिए एक मुगल सैन्य अभियान आयोजित करता है जुल्फिकार के नेतृत्व में। तो जुल्फिकार जाके रायगढ़ पर कब्जा कर लेते हैं और रायगढ़ में ही उनके पुत्र साहू और पत्नी येसुबाई को गिरफ्तार करके रायगढ़ के किले में ही कैद करवा दिया जाता। तो इतनी घटनाएं होती हैं संभाजी के समय में। फिर उसके बाद अगले जो शासक या छत्रपति बनते हैं वो है राजा राम, जो कि हमने देखा कि इनके पुत्र ही शिवाजी के पुत्र थे और
संभाजी के भाई थे, छोटे भाई थे। तो जब संभाजी को कैद कर लिया गया था, उसी समय औरंगजेब ने राजा राम को गिरफ्तार करने की योजना ही बनाई थी और रायगढ़ पर आक्रमण करने के लिए मैंने बताया कि जुल्फिकार खां को भेजा। जुल्फिकार खां को भेजा। तो इस समय एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग घटनाक्रम होता है, वो ये कि संभाजी की जो पत्नी थी येसुबाई, येसुबाई ने रायगढ़ दुर्ग की सुरक्षा का भार अपने जिम्मे में ले लिया और राजा राम को यहाँ से जाने के लिए कहा और यहाँ से राजा राम को भेज दिया गया विशालगढ़ के दुर्ग में। पास में ही विशालगढ़ का दुर्ग था, तो वहां पर राजा राम को भेज दिया जाता है। और इस आक्रमण में हमने देखा कि येसुबाई और राजा राम, येसुबाई और साहू को, दोनों को ही कैद कर लिया जाता है और यहाँ से ये बच के चले जाते हैं। तो संभाजी की मृत्यु के बाद उनके सौतेले भाई राजा राम को मराठा मंत्री परिषद ने राजा यानी छत्रपति घोषित कर दिया। ये हमने देखा मुगलों के आक्रमण की आशंका से ये रायगढ़ से तुरंत निकले, विशालगढ़ पहुंचे। विशालगढ़ के बाद पन्हाला दुर्ग पहुंचते हैं और पन्हाला होते हुए जिंजी में शरण ले लेते हैं और जिंजी ही अब राजा राम की गतिविधियों का केंद्र हो जाता है। इस दौरान हम देखें तो महाराष्ट्र मुगलों के नियंत्रण में आ जाता है। अब राजा राम के बारे में भी कहा जाता है कि वे भी संभाजी की तरह ही दुर्बल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। पर्याप्त राजनीतिक और सैनिक अनुभव नहीं था, लेकिन शिवाजी का पुत्र होने की वजह से और संभाजी की हत्या की वजह से सभी मराठाओं ने उनका समर्थन किया। सारे मराठा सरदार सपोर्ट करने के लिए राजी हो गए, उनको सहयोग दिया और इसका लाभ मिला राजा राम को। तो एक तरह से स्थिति ये हो गई थी कि मराठा सरदार और सामान्य जन भी अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और राजा के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार हो गए थे। तो जिंजी के किले में लगभग ये 8 वर्ष तक रहे। 8 वर्ष तक जुल्फिकार खां ने जिंजी को घेर रखा और ये तब तक जिंजी मुगलों के अधिकार में नहीं आया था जब तक राजा राम स्वयं जिंजी से पलायन करके सतारा के प्राकृतिक दुर्गों में अपनी राजधानी नहीं बना ली थी। तब तक इनके हाथ में नहीं आया था। तो राजा राम ने दो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए जिसका उन्हें फायदा मिला। पहला ये कि उन्होंने मराठा सरदारों को छूट दी कि आप जितनी संख्या में चाहें उतनी संख्या में सैनिक रख सकते हैं। तो मनचाही संख्या में सैनिक रखने के लिए उन्होंने छूट दे दी। और दूसरा ये कि जितना चाहें उतना क्षेत्र मुगलों से छीनकर, जितना क्षेत्र चाहें उतना क्षेत्र मुगलों से छीनकर उनसे जीतकर आप अपनी जागीर बना लें। तो ये दो तरह की दो छूट दी। तो इन दोनों का ही अनुकूल प्रभाव पड़ा और मराठा जो सरदार हैं उन्होंने सैनिक गतिविधियां और छापामार युद्ध जो है वो और ज्यादा बढ़ा दिए थे। तो कुल मिला के हमने देखा जिंजी के बाद 1699 से सतारा ही मराठों की राजधानी हो गई थी, जब तक कि पेशवाओं का काल नहीं आ जाता है, क्योंकि पेशवाओं के समय में पूना जो है वह गतिविधि का केंद्र हो जाता है। तो इस समय बड़ी ही विचित्र स्थिति हो गई थी कि मुगल और मराठा दोनों ही चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे थे। एक रात मराठों ने औरंगजेब के शिविर में आक्रमण कर उसकी हत्या का प्रयास भी किया था। तो
बात बहुत बिगड़ चुकी थी। तो इस समय कहा जाता है कि महाराष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति सैनिक की तरह हो गया था। प्रत्येक घर जो है वह मराठा सैनिक का सुरक्षा स्थल हो गया था और प्रत्येक गांव एक तरह से मुगलों के विरुद्ध किला हो गया था। इस तरह से बहुत ही प्रबल जन प्रतिरोध देखना पड़ा मुगल सेना को, जिससे उनमें बहुत ही निराशा भी उत्पन्न हो गई थी। लेकिन औरंगजेब अपनी जिद पर अड़ा रहा, वह टस से मस नहीं हुआ। तो एक तरह से मराठा स्वतंत्रता संघर्ष एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ ही रहा था कि 1700 में सतारा में राजा राम की मृत्यु हो जाती है। तो बहुत बड़ा सेटबैक झटका था ये मराठाओं को। अब इसके बाद मैप तो हमने देख लिया था पिछली क्लास में। ये स्थान कुछ जैसे कि सतारा का किला ये है, ये है सतारा। अब यहाँ से पलायन करते करते देखिए कहाँ जाते हैं, ये पन्हाला होते हुए विशालगढ़ का दुर्ग भी आता है। ये विशालगढ़, रायगढ़ में किया औरंगजेब ने आक्रमण, ये सूबा इन्हें भेज दिया विशालगढ़। विशालगढ़ के बाद ये पन्हाला पहुंचे और पन्हाला के बाद ये नीचे ये जाएंगे कहाँ, यहाँ से ये होते होते ये जिंजी। 8 वर्ष तक ये जिंजी में रहते हैं। गिरा डला रहता है मुगलों का जुल्फिकार के नेतृत्व में। फिर जिंजी के बाद ये वापस कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं वापस सतारा। सतारा में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब हाँ, सतारा में इनकी मृत्यु हो गई। एक दो फैक्ट और भी हैं इनसे रिलेटेड, तो ये कि मराठा एकता को बनाए रखने के लिए उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि अपने आप को एक नया पद प्रतिनिधि नियुक्त किया और अपने आप को शाहू का प्रतिनिधि घोषित करके गद्दी पर तो बैठा नहीं, प्रतिनिधि घोषित किया, गद्दी पर कभी नहीं बैठा। और जो प्रतिनिधि का पद है वो पद क्रम में पेशवा के पहले आता था। तो पेशवा का पद प्रतिनिधि के बाद आता था। एक ये फैक्ट है, प्रतिनिधि घोषित किया। तो ये चीज हमने देखा, मराठाओं को सरदारों को उन्होंने छूट दी थी कि जितना क्षेत्र उतना जीत कर मुगलों से अपनी जागीर बना लें, जितनी चाहे संख्या में सेना रखें। तो इन सब के परिणाम स्वरूप मराठा सरदारों की स्वायत्त सत्ता का और अंततः मराठा मंडल और राज्य संघ का उदय हुआ। फिर इसके बाद कमान संभालती हैं ताराबाई। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी जो विधवा थी, जो पत्नी थी, उन्होंने अपने 4 वर्ष के अल्पायु पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से शासक बनाया और उसकी संरक्षिका बनी और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। इन्होंने फिर युद्ध का संचालन किया। औरंगजेब की सैनिक अभियान जो है वह और तेज हो जाते हैं। देखते ही देखते औरंगजेब ने सतारा, रायगढ़, सतारा है, रायगढ़ का किला हमने देखा, विशालगढ़ का किला भी जीत लिया, सिंहगढ़। तो इन जैसे महत्वपूर्ण किलों पर अधिकार जमा लिया था, जीत लिया था। और इतना ही नहीं, इसके आसपास के जो निकट के जो क्षेत्र थे उन पर भी औरंगजेब ने कब्जा कर लिया था। लेकिन ताराबाई ने हिम्मत नहीं हारी
और अपने सैनिक अभियान और छापामार जो युद्ध है वह और तेज कर दिए। और देखते ही देखते उन्होंने रायगढ़, सतारा, सिंहगढ़ आदि किले को मुगलों से वापस जीत लिया। तो इन सब से काफी उत्साह बढ़ा मराठा सेना का। तो औरंगजेब भी बढ़ती उम्र और मराठा के आक्रमणों से थक कर निराश हो चुका था। मुगल सेना में भी निराशा घर कर गई थी। इसी बीच मुगल हरम की स्त्रियों और मुगल सरदारों ने औरंगजेब को संधि वार्ता के लिए प्रेरित किया कि औरंगजेब भी एक तरह से निराश हो गया था और उसकी सेना भी निराश हो चली थी। संधि वार्ता के लिए संधि में कुछ शर्तें तय की गई थी, जैसे कि शाहू जो उनकी कैद में था, शाहू को छत्रपति घोषित कर लिया जाता। 6 सूबे हैं जैसे खानदेश है, बरार है, बीदर है, बीजापुर, गोलकुंडा, इन सब की चौथ और सरदेश मुखी शाहू को दे दी जाती। इनके बदले में शाहू सैन्य सहायता देता और मुगलों का अधीनस्थ शासक बनकर शासन करता और दक्षिण में शांति व्यवस्था बनाए रखता। तो ये कुछ बातें तय हुई थी। लेकिन इसी बीच औरंगजेब को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मराठा षड्यंत्र करके उसको कैद और हत्या का प्रयास कर रहे हैं। तो इसकी वजह से उसने संधि वार्ता को नकार दिया, कैंसिल कर दिया। संधि वार्ता नहीं हो पाई और संधि वार्ता जैसे ही कैंसिल होती है तो मराठों ने अपने सैनिक अभियान और तेज कर दिए, अपने कोई भी प्रदेश वापस लेना चालू कर दिए। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है मुगल सेना की ओर से। वह यह है कि अब तक मुगल सेना जो है, जो आक्रामक युद्ध कर रही थी, अब वो उतर कर रक्षात्मक युद्ध में आ गई, रक्षात्मक युद्ध करने लगी। इसी बीच औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है औरंगाबाद में 1707 में। बड़ी ही विकट परिस्थितियों में मुगल साम्राज्य को छोड़कर औरंगजेब इस दुनिया से चले जाते हैं। तो इस संघर्ष से मुगलों को कुछ प्राप्त तो हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने खोया बहुत कुछ। मुगलों की शक्ति, मुगलों की प्रतिष्ठा, इन दोनों को ही अपार क्षति पहुंची। अब इसके बाद स्थिति यह होती है कि औरंगजेब की मृत्यु के तुरंत बाद हम देखते हैं कि मुगलों में ही, मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। शहजादा आजम, मुअज्जम और कामबख्श हैं, ये सब आपस में ही सत्ता हासिल करने के लिए लड़ने लगते हैं। तो इसी समय एक उसका औरंगजेब का पुत्र था आजम शाह या शहजादा आजम, और उसने अपने आप को दक्षिण में, उस समय दक्षिण का सूबेदार यही था, दक्षिण में ही अपने आप को आजम शाह ने बादशाह घोषित कर दिया। और जब बादशाह घोषित कर दिया तो शाहू के द्वारा, शाहू जो कि इनकी कैद में थे, आजम शाह से मुक्ति की प्रार्थना की जाती है और आश्वासन दिया जाता है कि मुगलों के अधीनस्थ शासक के रूप में ही वह अपना शासन का संचालन करेगा। तो आजम शाह जो है वह भी अपने पिता की तरह मराठाओं से संघर्ष में लड़ना नहीं चाहता था। दूसरी बात यह है कि आजम शाह खुद अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना चाहता था, वह उत्तर की ओर ध्यान लगाना चाहता था। और एक बात और दिमाग में आजम शाह के कि अभी तो ताराबाई जो है वह मराठाओं का नेतृत्व कर रही हैं और मराठों में बहुत अच्छी खासी एकता है। शाहू को भेजा जाएगा तो कहीं ना कहीं मराठाओं की एकता भंग होगी, क्योंकि जिस तरह से उत्तराधिकार का संघर्ष हम कर रहे हैं, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं उत्तराधिकार के लिए छीना झपटी होगी। और इसकी बात कहीं ना कहीं सही भी थी। तो आजम शाह ने तुरंत कैद से मुक्त कर दिया इसे
मुक्त होने के बाद साहू सतारा पहुंचते हैं और हम जानते हैं कि सतारा में ताराबाई ने पहले ही शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित कर दिया था। अब यहाँ पर साहू अपने अधिकार की मांग करते हैं, छत्रपति के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इसको लेकर युद्ध होता है। युद्ध था खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध कहा जाता है, जो कि ताराबाई और साहू के मध्य में हुआ था 12 अक्टूबर 1707 में। इसमें साहू जी बालाजी विश्वनाथ की मदद से विजयी होते हैं। बालाजी विश्वनाथ ने ऐसे बहुत से मराठा सरदार जो अब तक ताराबाई के समर्थन में थे, उनको साहू के पक्ष में इन्होंने ला दिया था, साहू का समर्थन देने के लिए तैयार कर लिया था। इसकी वजह से साहू विजयी हो पाए थे। फिर 1708 में साहू ने सतारा पर अधिकार कर लिया। अब यहाँ पर मराठा राज्य जो है वह दो विरोधी उपराज्यों में विभक्त हो गया। एक तो सतारा के प्रमुख हुए साहू, जो कि खेड़ा का युद्ध जीतकर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। ताराबाई सतारा छोड़कर कोल्हापुर चले जाती है और कोल्हापुर में शिवाजी द्वितीय जो थे वे प्रमुख बन गए और वस्तुतः ताराबाई प्रमुख थी, वे तो बहुत ही छोटे थे। इस तरह से शिवाजी द्वितीय की मृत्यु की जब शिवाजी द्वितीय की मृत्यु हो गई तो राजा राम का एक और पुत्र था, जो कि संभाजी द्वितीय की संभाजी द्वितीय के नाम से कोल्हापुर पर गद्दी पर बैठता है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर दो प्रतिद्वंदी हो जाते हैं, एक तो सतारा में, कोल्हापुर में, और ये शत्रुता अंततः 1731 में खत्म होती है, जब वारणा की संधि होती है। वारणा की संधि के द्वारा तय हो जाता है कि उत्तर का शासन साहू संभालेगा और दक्षिण का शासन जो है वह कोल्हापुर ब्रांच को दिया जाता है। तो इतनी बातें होती हैं। अच्छा, एक बात और कि जब शाहू को छोड़ा जाता है तो शाहू ने वो सब तो स्वीकार कर लिया था कि भाई ठीक है, मैं अधीनस्थ शासक, मुगलों के अधीनस्थ शासक के रूप में शासन करूंगा। इन सब संधि की जो शर्तें हैं, साहू वाकई में संधि की शर्तों का पालन करेगा, इसको इंश्योर करने के लिए बंधक के रूप में शाहू को अपने अपनी माँ जो है येसुबाई, उसको छोड़ना पड़ा। फिर इनका भाई था, भाई जो भी नाम हो, उनको भी बंधक के रूप में छोड़ना पड़ा था। सौतेला भाई था या सौतेला ही भाई था, येसुबाई और पत्नी, इन तीनों को बंधक के रूप में मुगलों के पास छोड़ना पड़ा था। ठीक है, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। वही संधि जो मैंने आपको बताया, संधि वारणा की संधि में तय हुआ था कि संभाजी द्वितीय से हुई थी। संभाजी द्वितीय उस समय कोल्हापुर के शासक थे और सतारा के तो यही थे, साहू जी। तो मराठा के दक्षिणी भाग पर राजधानी कोल्हापुर थी, शासन करे, उत्तरी भाग जिसकी राजधानी साहू शासन करे, ये सब तय हो गया था। तो बालाजी विश्वनाथ ने बड़ी मदद की शाहू की। तो शाहू ने सिंहासन रूढ़ होने के अवसर पर सबसे पहले तो 1708 में सेना करते सेना के व्यवस्थापक का पद दिया और आगे चल के 1713 में उनको पेशवा के पद पर आसीन किया। इतनी बातें हमें याद रखनी हैं। कुछ एक दो बातें और हैं कि शिवाजी के बाद मराठों का जो सबसे अधिक प्रभावशाली जो राजा हुआ वो और कोई नहीं, शाहू ही हुआ। क्योंकि राजा राम प्रभावशाली थे, वो ताराबाई संरक्षिका थी,
ये दो बीच में आते हैं। और साहू के बाद भी जो छत्रपति होते हैं वो भी उतने प्रभावशाली नहीं होते हैं। यही थे साहू। एक और चीज होती है कि शहजादा आजम जो कि दक्षिण में अपने आप को घोषित कर देते हैं बादशाह, इन्होंने साहू के साथ जो संधि थी, संधि की शर्तें मैंने आपको बताई कि अधीनस्थ शासक के रूप में साहू शासन करेगा। 6 जो प्रदेश हैं, मुगल प्रदेश हैं, खानदेश हो गया, बरार हो गया, बीदर हो गया, गोलकुंडा, बीजापुर, बीजापुर हो गया और एक अहमदनगर, इनकी चौथ और सरदेशों की वसूलने का अधिकार भी दे दिया गया था। और साथ में 3 क्षेत्र, एक तो गुजरात हो गया, प्लस मालवा हो गया और एक तंजौर, इनकी जागीरदारी भी इनको दे दी गई थी, सूबेदारी दे दी गई थी, तो यहाँ की सूबेदार भी मान लिया गया था। तो ये आजम के साथ तय हुआ था, लेकिन उत्तराधिकार के संघर्ष में आजम नहीं जीते हैं बल्कि मुअज्जम जीतते हैं, जो कि बहादुर शाह के नाम से सत्तासीन होते हैं। इन्होंने ये जो संधि की शर्तें हैं इनको मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि जब मुअज्जम जब है बादशाह बनते हैं तो छत्रपति की दावेदारी साहू भी करते हैं, ऊपर से ताराबाई हैं वे भी करते हैं। तो मुअज्जम ने सोचा इनको आपस में ही लड़ने दो, इन्होंने शर्तें नहीं मानी। इसके बाद जहादार साहब बनते हैं बादशाह, इन्होंने भी संधि को मान्यता प्रदान नहीं की। आगे चल के फारूकसियर के समय जब सैयद बंधु जो हैं, हम आगे पढ़ेंगे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां ये दो थे, तो उनके समय में जो है क्या बोला जाए कि जो संधि है ये स्वीकार की गई थी, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ था बालाजी विश्वनाथ का था। जब पेशवाओं के काल में हम इसकी चर्चा करेंगे तो ये भी बालाजी विश्वनाथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो साहू के सामने जब ये शासक बनते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां थी। एक तो यही थी पद की वैधानिकता, अपने पद को वैध बनाना, इतनी मान्यता नहीं मिली थी, खजाना भी खाली था, फिर अपनी आंतरिक स्थिति भी सुदृढ़ करनी थी, तो मान्यता तो नहीं मिल रही थी। कुल मिला के साहू ने इस समय का प्रयोग अपनी आंतरिक स्थिति को ठीक करने में किया। इसमें बालाजी विश्वनाथ का भरपूर सहयोग मिला, तो उसे हम बाद में देखेंगे पेशवाओं के काल में। तो ये टॉपिक जो हमारा है शिवाजी का कि उत्तराधिकारी वाला, वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो यही अपनी क्लास को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, पेशवाओं के काल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।